अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब भी कौमी असम्बली के लिए हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ असम्बलियों के इजलास हुए, अरकान के हल्फ हुए, उसके बाद स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब, और अब मरहला पहुँच गया वज़ीर आला और फिर वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए। हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का भी इजलास हुआ, जहाँ पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भारी अक्सरियत से कामयाब हो गए। और दूसरी तरफ हमने ये भी आज देखा कि स्पीकर और डेप्टी स्पीकर का इंतखाब भी ऐवान में मुकम्मल हो चुका है। इतवार के रोज़ वज़ीर आज़म के लिए वोटिंग होगी। जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद है उनके उम्मीदवार शहबाज शरीफ साहब हैं, और दूसरी तरफ से उमर अयूब साहब PTI या फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। लेकिन जो अभी तक की कार्रवाई हुई है, अगर उसकी बात की जाए तो एक हंगामा खेज़ किस्म की हमें अपोजिशन नज़र आ रही है इस वक्त कौमी असम्बली में, और काफ़ी टफ टाइम दिए रखा है इसने अभी तक जो हुकूमती बेंचेस पर बैठे अरकान हैं उनको। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बहरहाल मरहलावार आगे बढ़ रही है, जो ऐवान मुकम्मल हो रहा है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से अभी तक तहफ़्फ़ुज़ात बाकी हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, और इसके साथ साथ टेम्परेचर अभी तक भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। ऐवान में जहां PTI अपनी पूरी जो है एक अपोजिशन कर रही है, वहीं कल सड़कों पर भी आने का ऐलान कर रखा है। तो इस सारे माहौल में क्या हुकूमत के लिए परफॉर्म करना मुमकिन होगा, कैसे हुकूमत चलाएगी ऐवान भी और फिर पाकिस्तान भी, इसके साथ साथ क्या कोई ऐसी सूरत बनती नज़र आ रही है कि आने वाले दिनों में अपोजिशन के साथ कोई मफाहमत हो जाए, टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो और आगे मुल्क के जो मईशत के मामलात हैं उसको देखा जा सके, या फिर पहले तमाम तर चीज़ों को करेक्ट करना ज़रूरी है, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करना ज़रूरी है। दोनों की अपनी अपनी राय है इस हवाले से, लेकिन जाहिर है कि इस वक्त हमें नज़र ये आ रहा है कि जो इस्तेहकाम का मुतलाशी था पाकिस्तान, वो फ़िलहाल तक तो इसे नसीब नहीं हुआ। तो इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा, इस पर बात करेंगे। अहम मुलाकातें भी हो रही हैं, नवाज शरीफ साहब की मौलाना फजल रहमान से हुई है और वो मज़ीद कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें मना लिया जाए। मौलाना क्या चाहते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। MQM से भी मुआहदा हो गया है, पीपल्स पार्टी की गेम क्या है, सब डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ, और ख़ास तौर पे खुशामदीद हूँ सेनेटर अब्दुल कयूम से, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून, आज हमें प्रोग्राम में स्पेशली ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पहला सवाल इमरान साहब मैं सेनेटर साहब से लेती हूँ, और फिर हम दोनों मिलके भी सवाल करते रहेंगे, आपकी भी राय मैं शामिल कर लूँगी। सेनेटर साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि जिस अंदाज से ये ऐवान स्टार्ट हुआ है, अरकान की हल्फ बर्दारी, फिर हमने देखा स्पीकर और डेप्टी स्पीकर का इंतखाब, तो काफ़ी ज़्यादा एक हमें टेम्परेचर जो है उसमें हिद्दत नज़र आ रही है, और बहुत ज़्यादा अपोजिशन शोर शराबा और हंगामा आराई भी कर रही है। इस सारे माहौल को कैसे देख रहे हैं आप? क्या कंफर्टेबल होगा PMLN को ये हुकूमत चलाना इत्तेहादी जमातों के साथ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, जिन मुल्कों में डिक्टेटरशिप है या बादशाहत है या शेखडम है, वहाँ तो कोई अल्लाह गुल्ला शोर शराबा नहीं, सब कुछ चलेगा। और अगर जमहूरियत है, और जमहूरियत में भी अगर किसी एक पार्टी को 2/3 मेजॉरिटी है, फिर भी हाउस में एक सन्नाटा रहता है, काम क्वाइट होता है, कुछ लोग बातचीत करते हैं। लेकिन अगर आपका मैंडेट स्प्लिट हो तो फिर जमहूरियत के ये लवाजमात तो हैं कि शोर शराबा तो होगा ऑब्वियसली, और आपको यू विल हैव टू लिव विद दिस, बिकॉज जो वोटर की मैंडेट है वो स्प्लिट है, किसी एक पार्टी के पास इतने वोट्स नहीं कि वो अपनी हुकूमत बना सके। तो इसलिए इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आई एम श्योर के सियासी बलूगत के साथ और समझदारी के साथ और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, अभी आपने बड़ा अच्छा कहा इंट्रो में कि ये सिस्टम भी आगे चल रहा है, चीफ मिनिस्टर्स भी इलेक्ट हो गए, मेंबर्स ने हलफ भी ले लिया, आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी हो गया, और इसी तरह इंशाअल्लाह कल नहीं तो परसों संडे वाले दिन प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब भी खुदा के करम से हो जाएगा। तो वेयर एज अपोजिशन को ये राइट तो है कि वो अपना नुक्ता नज़र पेश करे, और स्पीकर्स का ये ड्यूटी है कि वो उनके नुक्ता नज़र को सुने। लेकिन मेरे ख्याल में हमें ये भी ज़हन में रखना है कि आगे मुल्क को कैसे लेके चलना है, और उसके लिए कलेक्टिवली आपके वर्किंग रिलेशनशिप अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान रहनी चाहिए। और मुझे पक्की उम्मीद है कि लीडर ऑफ द हाउस मियाँ शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में और ये आपके जो सरदार याद साहब हैं एज ए स्पीकर,
ये दे विल बैंड बैकवर्ड्स और दे एक्सटेंड करेंगे अपने हाथ फॉर कोऑपरेशन और सब्सिक्वेंटली इंशाल्लाह ये आहिस्ता चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाए। नहीं, लेकिन इसमें समीना इससे जुड़ा एक सवाल है। जनरल साहब ये फरमाइएगा कि चलें ये तो पार्लियामेंट का सिस्टम तो चल जाएगा, कौमी असम्बली भी चल जाएगी, लेकिन क्या इस माहौल में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कुछ डिलीवर कर पाएगी या सिर्फ माहौल ही ठीक करने में मसरूफ रहेगी? ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑफ कोर्स जब हुकूमत के लोग तामन मांगते हैं और लोगों को साथ लगाते हैं तो उसका बड़ा मकसद तो यही होता है कि पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए काम किया जाए। अब चूंकि एक्सक्लूसिवली नून ही हुकूमत में है और पीपल पार्टी वाले हमारी ख्वाहिश के बरक्स वो उसमें शामिल नहीं हैं, तो आई एम श्योर कि पूरी जोर लगाया जाएगा, पूरा तामन किया जाएगा और मिनिस्ट्रियां कायम हैं, उनके अंदर पूरी ऑफिसर्स मौजूद हैं, मिनिस्टर्स अपना काम करेंगे और खुदा के करम से ये जो की पोस्ट हैं इनके ऊपर मुल्क को आगे। और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ आपका जो फाइनेंशियल जो इम्बैलेंस हुआ है कंट्री के अंदर और जो आगे आपने इंस्टॉलमेंट्स देनी है, जो डॉलर की प्राइस महंगाई है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ऑफ कोर्स जो पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में आती है ये फूलों की सेज तो है नहीं मुल्क के अंदर हुकूमत करना, तो मुस्लिम लीग नून के कंधों पे बहुत बड़ा एक बोझ होगा। ये पहले पीडीएम की हुकूमत में भी कोलेशन थी और सब पार्टियां थी और सब थे, अब ये खुद हैं, लेकिन ये लेट अस से कि इनकी जो पॉलिसीज होंगी लाइक प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है, लाइक और डीरेगुलेशन की पॉलिसी है, उसके ऊपर सारी जमातों को एग्री करना पड़ेगा। और फिर जैसे लास्ट टाइम शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मिसाक मईशत करें, जो हमारे अपोजिशन में लोग हैं वो भी मुल्क के हमदर्द लोग हैं, वो भी पैट्रियोटिक हैं एंड वी अंडरस्टैंड कि उनको भी होगा, लेकिन उनके साथ आप लोग अगर कुछ ऐसा करें, कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करें, फिर ही कुछ अच्छाई उनके साथ करेंगे तो शायद वो ज्यादा माइल हो जाए, क्योंकि अभी तो उनके जो ग्रीवेंसेस हैं बहुत ज्यादा हैं। उनकी मखसूस नशिस्तें भी लेने के लिए पीएमएलएन पहुंच गई कि जी हमें दे दें। क्या ही अच्छा होता भाई, आप कहते हैं भाई दे उनकी जो नशिस्तें हैं, कम से कम आप तो पीएमएलएन तो क्लेम ना करती, पहले ही वो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंडेट चोरी किया गया है, ऊपर से मखसूस नशिस्तें भी उनको नहीं लेने दी जा रही, लीडर्स उनके बहुत सारे जेलों में पड़े हुए हैं, तो ये सब हो रहा है, तो ऐसे में वो कैसे आपके साथ ताउन करेंगे? पहले आप लोग उनके साथ कुछ नरमी तो दिखाएं। या देखें, जो तो लीडर्स उनके जेलों में पड़े हुए हैं वो मुस्लिम लीग की हुकूमत ने तो नहीं डाले हुए, और मुस्लिम लीग की हुकूमत इंश्योर करेगी कि हमारा कोई अमल दखल ना हो, इस तरह के जो कानूनी मामलात हैं वो अदालतें जाने और वो इंडिविजुअल्स जाने और उनको इंसाफ मिलना चाहिए हर हालत में। दूसरी बात यह है कि उनके साथ नरम रवैया तो हुकूमत रखेगी, बिकॉज हुकूमत वीक विकेट पे होती है और वो तामन चाहती है। तहरीक इंसाफ ने तो ये रवैया नहीं रखा था, वो तो इनको शूदर समझते थे, इनको डाकू चोर गालियां, मतलब वो जबान जिसकी कभी पार्लिमानी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। और अभी भी देखिए, अभी हुकूमत बनी नहीं है तो उन्होंने पहले आईएमएफ को खत लिख दिया है कि इनको आप वो ना दें, इनको और ज़्यादा फाइनेंशियल एड ना दें। तो डू यू थिंक कि ये अच्छे इक़दामात हैं? तो वही होप, ये जो है ना ताली दोनों हाथों से बजेगी। मुल्क को आगे चलाना है तो जितनी हुकूमत की जिम्मेदारी है उतनी अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है। कदम तो सर और आई कैन अश्योर यू, ये हुकूमत को पहला कदम लेना पड़ेगा, तो जी वो लेना पड़ेगा। जी जी, तो ये इनकी नशिस्तों का मामला हल करें ना। ये आप देखिए, आज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ये ऑफर किया है कि जी धांधली के ऊपर अगर किसी को कोई इशू है तो सबसे पहले मैं अपना हल्का खुलवाता हूँ, और किसी को कोई इशू है तो हल्के खोलें, कोई हमें मसला नहीं खैबर पख्तूनख्वा में। तो आप लोग भी ऐसी पंजाब में भी कर दीजिए ऑफर, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो वो भी कोई ऑफर कर दें इस तरह की कि कोई हम कमीशन बना देते हैं जी धांधली की तहकीकात के लिए, ताकि उन लोगों को पता हो कि उनके जो मामलात हैं वो एड्रेस हो रहे हैं। देखें, जहां जहां जिसको शिकायत है वो इलेक्शन कमीशन के पास जा रहा है, और अगर इलेक्शन कमीशन से मुतमईन नहीं है तो अपीलेंट कोर्ट्स हैं उनके ऊपर जाएंगे। एक प्रोसीजर है ना, ये कोई ऐसे मकसद ये है कि जंगल का कानून तो नहीं है कि गंडापुर ने ये अनाउंस कर दिया है तो सारे लोग अनाउंस कर दें जी कि अभी हम ये करें। एक सिस्टम के तहत मुल्क चल रहा है और लोगों को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। और आई कैन अश्योर यू कि देखिए, ये सीटों का फैसला भी इलेक्शन कमीशन ने करना है या अदलिया ने करना है,
और अगर उनको मिलती है तो फाबिया, वेरी गुड। अच्छा। और अगर उनको नहीं मिलती रूल्स और कवानीन के मुताबिक, तो फिर ऑब्वियसली वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी अकॉर्डिंग टू दी जितनी जितनी सबकी स्ट्रेंथ है, वो सरेंडर तो नहीं होगी ना हाउस को। तो जनरल साहब, अभी आपने जैसे खुद भी जिक्र किया पीटीआई की तरफ से और बानी पीटीआई की तरफ से आईएमएफ को खत लिखने का, तो पाकिस्तान बतौर रियासत तो इस बात का ख्वाह है कि नया पैकेज जो है वो जल्दी से जल्दी आईएमएफ के साथ तय हो जाए और आईएमएफ से पैसे मिल जाएं। तो क्या आप समझते हैं कि बानी पीटीआई के इस खत से उसमें कोई रुकावट पैदा हो सकती है? देखें, रुकावट तो मेरे ख्याल में नहीं पैदा होगी इंशाअल्लाह, बिकॉज पाकिस्तान एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मुल्क है, इसके अपने दोस्त हैं, इसका एक अपने क्रीडेंशियल्स हैं, इसके अपने मामलात हैं इंटरनल। लेकिन दी पॉइंट इज कि एक बड़ी पार्टी जो उभर के आई है और उसकी मैंडेट भी है, वो अगर ये लिखती है तो आप पब्लिक की निगाहों के अंदर तो ये कोई काबिल तारीफ स्टेप्स तो नहीं है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो इनके मरकजी फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब, वो टेलीफोन करके प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर्स को कह रहे थे कि आप ये ना साइन करें, वो ना करें। और उसके ऊपर लगारी साहब जो मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब में, उन्होंने कहा था सर ये मुल्क दुश्मनी होगी, ऐसे ना करें। तो उनके अपने लोग ही कह रहे थे, हर कोई कहता है। देखिए, हमारी अंदर सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, हमें जस्टिस भी मिलना चाहिए, इस्लाहत भी करनी है, मुल्क को आगे लेके जाना है ना। लेकिन रियासत के मफादात को दाव पे लगाना जो है, वो तो फिर जो लोग फिर कहते हैं, मैंने इनके लीडर्स को ऑनेस्टली सुना कि अगर आपका ये रवैया होगा तो फिर 9 मई दोबारा भी हो सकता है। मैंने मरवत साहब गालबन कह रहे थे। इसके अलावा आप देखें कि इनके जो खोसा साहब कह रहे थे, न चलने देंगे पार्लियामेंट, हम बाहर भी होंगे अंदर भी होंगे। ये चीज़ें आप, मतलब है कि जब आपके पास हुकूमत थी तो आपने इनसे बात नहीं करना चाहते थे, अब जब आप अपोजिशन में तो आप कहते हैं हम चलने नहीं देंगे। तो ये चलता नहीं है कि माई वे इज द हाई वे। आई थिंक कि आपको जिम्मेदारी का सबूत दें और आइंदा और बेहतर अपनी पोजीशन दें और वोट लें और मुल्क को आगे चलाएं और इस सिस्टम के बेहतर किया जाए। अच्छा जनरल साहब, नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि पहले 2 साल बड़े मुश्किल होंगे, उसके बाद अगले 3 साल बेहतर हो जाएंगे। तो ये वो उस तरह से तो नहीं होगा कि 2 साल के बाद कौम आदी हो जाएगी, या वाकई ही हालात बेहतर होने की उम्मीद है? देखें, इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। अभी भी मुल्क को संभाला हुआ है ना इंटरम गवर्नमेंट, जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, इन्होंने भी अपने तौर के ऊपर जो कुछ कर सके उसमें अफवाज पाकिस्तान का भी जितना रोल हो सकता था गाइडेंस का या बैक के ऊपर रह के करने का, वो किया। पूरी कौम इसमें इंटरेस्टेड है कि अगर आपकी मुआशी हालत दिगरगूं होती है तो आपकी कौमी सलामती भी अफेक्ट होती है, आपका डिफेंस होगा, आपके अंदरूनी हालात ख़राब होंगे तो आपकी फॉरेन पॉलिसी अफेक्ट हो जाती है। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर, और मियाँ नवाज शरीफ साहब एक तजर्बाकार सियासतदान हैं, उनके ज़ाती ताल्लुकात हैं सऊदी के लोगों के साथ, लीडरशिप के साथ, यूई के साथ, चाइना के साथ। चाइनीज सदर ने, प्रेसिडेंट शी ने कहा था जब सीपैक की बात, सेनेटर साहब खुद क्यों नहीं लीड किया उन्होंने फ्रंट से? देखिए इसके प्रोज एंड कॉन्स तो थे, वो आ सकते थे फॉर श्योर, लेकिन उन्होंने ये समझा होगा कि 3 दफा मैं पहले रह चुका हूं और अभी शहबाज शरीफ साहब एक डूअर हैं, एक गो गेटर हैं, एक डायनामिक पर्सन है और उन्होंने ऑलरेडी कोलिशन को डील किया हुआ है, तो वो चलाएंगे। इश्तिहार में वो फिर बन रहे थे वजीर आजम, अचानक एक दिन बाद उन्हें लगा कि मैं तो 3 दफा बन चुका हूं तो उसके बाद ना बनूं। ये तो बड़े अजीब सी बात है। इससे पहले तो हम तो यही सुन रहे थे जब से वो आए थे कि 4थी दफा वजीर आजम बन रहे हैं। देखिए, उन्होंने अपने मुंह से कभी ये नहीं कहा कि मैं अगला वजीर आजम हूं और मुझे करें। उन्होंने जब ये इलेक्शन हो भी रहे थे तो कहा था कि ये मुख्तलिफ, जो अगर नहीं मेजॉरिटी मिलती तो हमें मिल के काम करना पड़ेगा और वो करेगा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं अगला वजीर आजम हूं। ये तो पार्टी के लोगों की ख्वाहिश थी और वो हमेशा कहते थे। तो इसलिए वो इश्तिहारात भी आ रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को हम आगे लाएंगे। एंड आई स्टिल फील कि नवाज शरीफ साहब जो है वो उनका आना चाहिए था। मैं भी ये समझता हूँ, पार्टी के लोग भी ये समझते थे, लेकिन उनके अपने को हेल्थ इश्यूज भी शायद होंगे, उनके अपनी सोच का एक है, आप फोर्स तो नहीं कर सकते। 3 दफा
वो आए और तीनों दफा उनको टेन्योर भी पूरा नहीं हुआ, 2-2, 2.5 साल के बाद निकले। जनरल साहब इस पे शहबाज शरीफ साहब ने जियो टीवी से बात करते हुए ये कह दिया था ट्रांसमिशन में कि अगर तो जो हमें वाज़े मैंडेट मिला, अक्सरियत मिली, तो नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, अगर हमें इत्तेहादी गवर्नमेंट बनाना पड़ी तो फिर वो नहीं होंगे। तो ये इसका मतलब है कहीं पहले से इस बात का मतलब आपको क्या लगता है कि वो मियां साहब क्या बाकी सबको साथ लेके नहीं चल सकते जो वो शहबाज शरीफ साहब को? यही तो मैं सेनेटर साहब से जानना चाहता हूँ कि ये क्या लॉजिक थी कि अगर इत्तेहादी गवर्नमेंट होगी तो वो नहीं होंगे। देखिए मसला ये है ना कि एक बंदा, एक जो टॉप किस्म का सियासी लीडर जो इतना तजर्बाकार हो, उसकी अपने ज़ाती असूल भी होते हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने ये समझा होगा कि अगर कौम ने इस दफ़ा हमें ओवरवेलमिंग मैंडेट नहीं दिया, मेरा नाम भी इस्तेमाल हुआ, तो इवन देन ये जो है कि हमें वो 2/3 मेजॉरिटी तो क्या सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं मिली, तो इसका मतलब है कि मैं अब असूलन मैं थोड़ा पीछे रह जाता हूं। मैं ये प्राइम मिनिस्टर की स्लॉट उनके सामने पड़ी थी प्लेट के अंदर, तो उन्होंने कहा मैं नहीं उठाई। तो कई लोग ऐसे करते हैं, कई लोग अपनी वजारतों से इस्तीफे दे देते हैं, कई लोग तो अगर एक मैंडेट स्प्लिट आया है तो वो नहीं रेडी हुए, तो एज ए पर्सन ये उनका राइट है, उनको हम फोर्स तो कर नहीं सकते। तो शहबाज शरीफ साहब उधर है, नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, उनकी पूरी मदद शामिल हाल होगी पूरी, और इंशाअल्लाह मुल्क को कामयाबी की तरफ लाया जाएगा। और ये जो मेल मिलाप वाला काम है, आपने खुद कहा कि आज भी वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करेंगे, ये तो जरदारी साहब से करेंगे, बाकियों से मिलेंगे, तो वो तो करते रहेंगे। जनरल साहब आज मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ लेके गए हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ और उनको कायल करने की कोशिश की है कि आप भी हुकूमत साजी में शरीक हों। तो क्या आप समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ कामयाब हो जाएंगे मौलाना साहब को कायल करने में? या देखें, पहले तो हमने ये देखना है ना किसको कायल कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान एक बड़े मंजे हुए सियासतदान, एक आलमे दीन भी हैं, और उनकी जो सियासत है वो ये तोड़ फोड़ की सियासत नहीं है, ना हल्ले गुल्ले की है। वो एक बड़े कोना मश किस्म के सियासतदान है और उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर मियाँ साहब के साथ उनकी वो गहरी दोस्ती और तल्लक ना होता तो मियाँ साहब ना जाते। और इसी तरह जरदारी साहब के साथ भी उनका बड़ा तल्लक है। जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा थी प्राइम मिनिस्टर, तो उस वक्त भी इत्तेहादी थे मौलाना फजलुर रहमान, और वो समझते हैं कि कल्चर क्या है। वो देख चुके हैं कि इस मुल्क के अंदर माहौल को किसने ख़राब किया है, और ये जो हम अकदार को उनके अपने नाम कितने लिए जाते रहे हैं, तो वो सब कुछ समझते हैं कि अभी इस सारी चीज़ों को लपेट के आगे ले जाने का तरीका क्या है। तो मुझे तो ज़रा बराबर भी शक नहीं कि मौलाना इंशाल्लाह इस हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, और उनकी गाइडेंस और मदद जो है हुकूमत को चाहिए। अच्छा जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी ने मिल के जो हुकूमत बनाई थी, उसके बाद हमने देखा कि इलेक्शन कैंपेन में बिलावल भुट्टो जरदारी ने और पीपल्स पार्टी ने सारी तोपों का रुख मियां नवाज शरीफ की तरफ और मुस्लिम लीग नून की तरफ ही किया। तो अब वो फिर हुकूमत में उस तरह से तो शामिल नहीं हो रहे, लेकिन सदर का ओहदा उनके पास होगा, चेयरमैन सेनेट का ओहदा उनके पास होगा, इत्तेहादी होंगे। तो क्या आप समझते हैं पीपल्स पार्टी जो है वो क्यों ऐसा चाहती है? इसलिए कि आइंदा इलेक्शन में फिर मुस्लिम लीग पे ही तनकीद कर सके? देखिए, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं ना, पार्टीज होती हैं, ये इलेक्शन के अंदर अपने अपना एक नैरेटिव बनाते हैं। चूँकि उनको पंजाब में पोजीशन चाहिए थी, उनको पता था पंजाब में मुस्लिम लीग नून का अपना जोर है, तो वो अपने तौर पे करते रहे। लेकिन उनकी इस क्रिटिसिज्म को कभी भी मुस्लिम लीग ने सीरियसली नहीं लिया। एक भी बयान नवाज शरीफ साहब की तरफ से नहीं आया, और बाकी भी माइल्डली लिया गया कि उनको पता था कि एट दी एंड अगर हमें कोलेशन में जाना है तो इकट्ठा चल के मुल्क को मुश्किल से निकालना है। तो अभी भी जो हुकूमत से वो बाहर है, मैं उसकी लॉजिक समझने से कासिर हूँ। ये अगर आप एक सपोर्ट कर रहे हैं और एक हुकूमत बन रही है, तो उस हुकूमत की कामयाबी या नाकामी के अंदर तो आपका हिस्सा ज़रूर होगा। और आपको क्यों नहीं, आपको अच्छी मिनिस्ट्रियों के अंदर आके तो कंट्रीब्यूट करें। चूँकि आपका एक मिनिस्टर सिर्फ मिनिस्ट्री में कंट्रीब्यूट नहीं करता, वो काबीना के अंदर भी आके अपना विजन और विजडम देता है। तो मेरा ख्याल में इनको कलेक्टिवली होना चाहिए। बाकी उनको प्रेसिडेंशियल स्लॉट या गवर्नर्स का या ये वो ऑब्वियसली उनका चूंकि मैंडेट भी है, उनके पास इतने MNAs भी हैं, उनके एक सूबे में हुकूमत है,
तो ये उनका राइट बनता है कि अपने शेयर के मुताबिक वो करें, और एट द एंड ऑफ द डे हमें यही देखना है कि मुल्क को आगे। इस तरह भी लगता है कि इसलिए भी कुछ हिचकिचाहट का शिकार हैं कि लोग ये सोच रहे हैं कि पता नहीं ये असेंबली कितनी चलनी है नहीं चलनी। अभी हल्फ उठाया था तो मैं देख रही थी शाम के जितने टॉक शोज थे उसमें ये बात हो रही थी कि ये कितनी देर चलेगी असेंबली। क्या वजह आपको नजर आ रही है, ये बात क्यों इतनी ज्यादा है, ये सरासीमगी, ये खदशा क्यों है कि ये हुकूमत या ये असेंबली मुद्दत पूरी नहीं कर सकेगी? देखें, लोग जो है ना माजी को देखते हैं ना कि अभी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत 2-2.5 साल से ज़्यादा किसी स्टेज के ऊपर भी आगे नहीं जाने दी। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म होती रही। नवाज शरीफ साहब पहले जब हुकूमत में थे तो जब जनरल वहीद काकड़ साहब का एक फार्मूला आया तो प्रेसिडेंट इसहाक के साथ मिलके, तो ये अनफॉर्चुनेट है कि ये कंप्लीट। देखें, मुल्क तरक्की तब करता है जब पॉलिसी में रवानगी हो, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी। आप एक चीज़ को लेके चलते हैं, आपने प्राइवेटाइजेशन करनी है, आपने फ्री मार्केट के ऊपर जाना है, आपने लॉन्ग टर्म सी पैक का किया है, आपने कोई एनर्जी के एक प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो उनको अभी मैच्योर ही नहीं होते तो आप बंदा हटा दें तो ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं दुआ करता हूं और मैं पूरी उम्मीद हूं कि हम सबक सीखेंगे माजी से, और जो हुकूमत आए 5 साल नहीं, मैं कहता हूं 10 साल 15 साल। अभी मलेशिया की कामयाबी का राज तो यही था ना कि महातीर मोहम्मद वहां डेकेड्स वो रहे और अपनी पॉलिसीज को चलाते रहे। आप लोगों ने भी तो 3 साल बाद पीटीआई की हुकूमत खत्म कर दी थी। प्रॉब्लम ये ना कि ना तो सियासी जमातें ऑपोजिशन वाली बर्दाश्त कर रही होती हैं और ना ताकतवर हल्के, और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद ये कुछ होता रहता है। बहरहाल आप सही कह रहे हैं, एक अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री है पाकिस्तान की। वी होप कि ये कभी बदले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। एक ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में फैसल चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। चौधरी साहब, अभी सेनेटर अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनके साथ काफ़ी तफसीली गुफ्तगू हो रही थी। थोड़ा सा मैं उससे आगे बढ़ूंगी, लेकिन आपका एक कमेंट ज़रूर मैं जानना चाहूँगी। जो 2 दिन हमने ऐवान की कार्रवाई देखी कौमी असम्बली की, बहुत टफ टाइम दिया है पीटीआई ने और काफ़ी डोमिनेट किया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। आपको क्या लगा, किस तरह का ये माहौल, क्या ऐसे ही चलेगा और क्या PMLN लेड गवर्नमेंट जो है, जो भी इत्तेहादी हुकूमतों की होगी, इत्तेहादी जमातों की होगी, इतना मुश्किल हो जाएगा इनके लिए मुल्क चलाना? देखिए समीना, ये काफ़ी बड़ी अपोजिशन है और इस अपोजिशन के साथ पीटीआई ने कल एक अंदिया दिया है कि आने वाले वक्तों में असेंबली का माहौल क्या होगा। देखिए, आज महमूद खान अचकज़ई की जो है स्पीच वो भी आपने सुनी, आपने आमिर डोगर की जो है वो स्पीच सुनी, इसके साथ साथ जो CM इलेक्ट हैं KP के, उनकी स्पीचेस भी आपने सुनी। तो ये आपने उसमें बाज़गश्त सुनी हर उस गिले की जो कि पीछे कुछ अरसे से पीटीआई के साथ होता रहा है। और जो हुकूमत की जमातें हैं, क्योंकि उनका मैंडेट जो है, खासकर जो पंजाब से इलेक्ट नून लीग की जमात है, वो वाज़े तौर पे अंडर प्रेशर है, क्योंकि वो जो उनका मैंडेट है वो वैसा नहीं है जैसे पीटीआई को या उनको मिला है, और उसकी जो प्रेजेंस है वो आपको असेंबली में नजर आई है। और ये इसके साथ साथ अभी क्योंकि रिजर्व सीट्स का भी मामला है, वो भी अभी होना है, तो अगर वो रिजर्व सीट्स मिल जाती हैं पीटीआई को, इमरान खान साहब की जमात को, तो बहुत ज़्यादा फिर वो 120 के करीब उनके मेंबरान होंगे। इतनी बड़ी अपोजिशन को साथ लेके चलना और उनके मुतालबात को या सियासी तौर पे उनको सेटिस्फाई रखना, तो ये भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से अब ये है कि अवाम तक उनको अपनी बात पहुंचाना भी कदरे आसान होगी। ज़ाहिर आप असेंबली का जो सेशंस हैं या उनकी मीडिया प्रेजेंस है वो रोक तो नहीं सकते, वो मेंबर हैं, इलेक्टेड मेंबर हैं, और अब वो नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज का हिस्सा हैं। तो इस तरह से वो जो जमात की एब्सेंस आपको नजर आती थी पॉलिटिकल कैनवस के ऊपर, वो दोबारा रीइमर्ज हुई है, बड़ी पावरफुली रीइमर्ज हुई है। और मेरा ख्याल में हुकूमत को है वो ठीक ठाक मेहनत करनी पड़ेगी लेजिस्लेशन में भी, और इसमें दो के उनकी जो नंबर हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इस बड़ी तादाद में अपोजिशन जो है उसकी प्रेजेंस असेंबली में फील हुई भी है और होती भी रहेगी।
इमरान साहब, पीटीआई ने कोशिश की है कि बाकी जो जमातें हैं 3 जमातों को छोड़कर उनसे बातचीत की जाए और एक अलायंस बनाया जाए, और काफ़ी हद तक वो हमें नज़र आ रहा है कि बाकी जमातों का रुझान उन्हीं की तरफ है। JUIF को कोशिश कर रही है PMLN भी के वापस अपनी तरफ ले आए, लेकिन अगर ये सड़कों पर भी निकलते हैं और एहतजाज करते हैं सारी जमातें मिल के, हमने देखा JDA ने बड़ा एहतजाज, बड़े बड़े एहतजाज किए हैं, क्वेटा में हमने देखा बड़े एहतजाज हुए हैं बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, और अगर ये अब सिलसिला शुरू होता है पंजाब के भी मुख्तलिफ इलाकों में, तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि क्या स्ट्रैटेजी होगी इस हुकूमत की? क्या ये कुछ मफाहमत की तरफ और कुछ इनके जो रिजर्वेशंस हैं उनको एड्रेस करेंगी, या फिर ये भी एग्रेसिव खेलेंगी और फिर हमें यही कुछ नज़र आएगा ईवान में जो होता रहा? समीना, देखें, बात यह है कि हुकूमत फ़िलहाल तो कोशिश करेगी कि मफाहमत की तरफ जाए और उनको कायल करने की कोशिश की जाए कि ये इनके साथ मिल के चले। और देखें, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स, कि यहाँ पे PTI के लिए भी एक मौका है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो लोग हैं वो भी अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड कराएं और पार्लियामेंट में देखें। जिस तरह चोई साहब कह रहे थे, इतनी बड़ी तादाद में अपोजिशन का होना, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उनकी आवाज़ को आप दबा नहीं सकते। तो उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि वो पार्लियामेंट में मौजूद रहें, कौमी असम्बली के फोरम पर अपनी आवाज़ उठाएँ, अपने गिले वहाँ बयान करें और हुकूमत को क्रिटिसाइज भी करें। लेकिन इस तरह से अगर वो भी ज़्यादा एग्रेसिव हो के सड़कों पे आएंगे और चीज़ें करेंगे तो शायद फिर रियासत जो है उनसे किसी और तरह से निपटेगी, और फिर मामला हुकूमत के जो हैं अगर नहीं चलेंगे तो उसका नुकसान अल्टीमेटली मुल्क को होगा, जमहूरियत को होगा। तो यहाँ पे बड़े सेंसेबली हुकूमत को और अपोजिशन को, यानी अगर वो समझते हैं कि उनके साथ जाती हुई है तो उन्हें चुप करके बर्दाश्त कर लेना चाहिए। नहीं, मैं अब ये कब कह रहा हूँ, तो वो ऐवान में बोलने से उन्हें क्या फायदा होगा? ऐवान, यही तो पहले वो समझते थे कि ऐवान से निकल जाएंगे तो हमें फायदा होगा। तो फायदा हुआ था या नुकसान हुआ था? उन्हें नुकसान हुआ था। ऐवान ही असल वो जगह है जहाँ पे वो अपनी बात मनवा सकते हैं। और अपोजिशन ने देखे, हुकूमत के पास 20 मौके होते हैं जब उन्हें कोई चीज़ मंजूर कराने के लिए अपोजिशन की ज़रूरत होती है, तो वो भी उन मौके से फ़ायदा उठाएं और उनसे उस वक्त बार्गेनिंग करें कि नहीं भी, अगर आप ये करना है तो हम आपके साथ हैं इस काम के लिए, लेकिन आपको हमारी ये शराइत मानना पड़ेंगी। उसमें वो बहुत कुछ मनवा सकते हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ ये समझे कि हट दर्मी से और जलसे जुलूस से वो मनवा लेंगे तो फिर हर चीज़ जलसे जुलूसों से नहीं मानी जाती। लेकिन ये एक अपनी जगह एक बात है कि बहरहाल एहतजाज का एक दफ़ा वंस अपॉन अ टाइम हमारा एक जो आइन था उसमें ये लिखा हुआ था कि एहतजाज का हक है। अब पता नहीं, अब तो मेरा ख्याल है कि चौधरी साहब ख़त्म ही हो गया। यानी एहतजाज जब भी कोई करने का अनाउंस करता है तो दफ़ा 144 नाफिज हो जाती है, चाहे कोई भी शहर हो। तो एक दफ़ा यही अमेंडमेंट कर दें कि जी आज के बाद कोई एहतजाज नहीं होना, ताकि मसला ही ख़त्म हो जाए। क्या ख्याल है आपका? जमहूरियत में जो फ़र्क ये होता है कि बुनियादी आइनी हकूक जो होते हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है और आइन के तहत उनकी हिफाजत की जाती है। एहतजाज जो है, पुरअमन एहतजाज, ये तो बुनियादी हक है। देखिए, सिर्फ PTI का आप नहीं देखें, एक तो मैं खान साहब से बसात एहतराम इस बात से इख्तिलाफ करता हूँ कि उनको एहतजाज का फ़ायदा नहीं हुआ। जिस तरह से वो रीइमर्ज हो गए हैं, ये तो लगता है कि वो जो एहतजाज इमरान खान साहब ने अपनी क़यादत में भी किया, लॉन्ग मार्च किया, फिर बाद में जो उन्होंने सड़क पर रहे, अपना नैरेटिव बनाया, बिल्कुल ठीक। हाँ, लोगों ने वो अपनी स्पेस, अपनी 75 जलसे किए थे खान साहब ने 2022 में सर, 75 जलसे, और वो हमें नजर आया कि वही कैंपेन थी बेसिकली। इस दफा तो की नहीं है इन लोगों ने कैंपेन, वही कैंपेन थी जिसने उन्हें आज इतनी नशिस्तें भी दिलवा दी। हाँ, वो रीऑक्यूपाई की उन्होंने पॉलिटिकल स्पेस। दूसरी बात ये है, आप JUIF को क्यों बोलते हैं? JUIF में आज भी मियाँ साहब के साथ मौलाना साहब की मुलाकात हुई है, वो इलामिया बाहर नहीं आया, ना ही वो प्रेस टॉक हुई है, क्योंकि पॉजिटिव बात वहाँ पे नहीं हुई। और वहाँ पे JUIF जो है वो उनका सड़कों पे प्रेजेंस बहुत इफेक्टिव होता है। तो असेंबली के अंदर अगर PTI टफ टाइम दे रही है और सड़कों के ऊपर मौलाना दूसरी जमातों के साथ मिल के सिंध में, और इधर PTI अगर होगी तो फिर रियासत जो है, अब रियासत कितना जबर तो करेगी, इतना करने के बाद हो तो कुछ सका नहीं सर। अपना उसको अब देखें, अप्रोच में भी तो फर्क करना पड़ता है ना। ये जो मुल्क है, ये जॉनी ब्रॉवर्स पे नहीं चलती, ये आपको पूरा इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ता है, कोई ना कोई निगोशिएट करना पड़ता है। गलत चीज़ों को उसे आपको पीछे हटना पड़ेगा, आपको वहाँ पे जो है ना कुछ अकोमोडेट करना पड़ेगा। जब आप ये कहें कि आप अकोमोडेट भी नहीं करेंगे
आपने कल परसों फिर उनके 2 जीती हुई सीटें जो हैं वो रिकाउंटिंग में इलीगली और गैर कानूनी तरीके पे से उनके 14,000 वोट मुस्तरद हो गए। 14 और सुना फिर अब 10-12 और 14,000 और मुस्तरद हो गए। ठीक, हाँ, इस तरह से तो नहीं हो सकेगा ना साहब, इस तरह से तो नहीं हो सकता कि आप मुसलसल एक तरफ ये कहें कि अब रियासत एक तो मैं रियासत को सिर्फ कुछ इदारों को नहीं समझता, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की अवाम रियासत है और पाकिस्तान की अवाम ही रियासत के असल हकदार है और पाकिस्तान से और अवाम से बड़ा कोई इदारा नहीं है, कोई शख्सियत नहीं है। सबको अवाम की बेहतरी के लिए काम करना पड़ेगा और जिस तरह से आपने कोई ऑलिव ब्रांच उनको एक्सटेंड करेंगे तो फिर तो मुफाहमत की बात होगी और हुकूमत का ही काम होगा कि माहौल बनाया जाए। चौधरी साहब गुजारिश ये है, जो कि वो नहीं कर रहे। चौधरी साहब 2-3 चीजें हैं जो आपकी बातें जो आपने की, उसमें क्या अवाम का फायदा सिर्फ इसी में है कि जलसे जुलूस होते रहे और हर वक्त बदअमनी रहे, या अवाम का सर सुन तो लेना, मैं कब कह रहा हूँ कि जलसे जुलूस नहीं होने चाहिए या नहीं होते रहे माजी में, लेकिन गुजारिश ये है कि अगर आप ये देखें कि इस वक्त जिस तरह उमर अयूब साहब हों या अली अमीन गंडापुर साहब हों या जितने भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग हों, वो जब असम्बली में तकरीर करते हैं तो जिस तरह से मीडिया भी उनको कवरेज देता है, क्या आप समझते हैं कि असम्बली से अगर बाहर होते तो उस तरह से जो हालात चल रहे थे उनकी आवाज़ इस तरह से पूरी आवाम तक वो ये तो नहीं कह रहे कि असम्बलियां छोड़ के बाहर करें, जाहिर है उन्होंने ऐवान के अंदर भी दबाव डालना है, ऐवान से बाहर उन्होंने दबाव बढ़ाना है। बात ये है कि वो जो कह रहे हैं मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। मामला ये है कि ये पीटीआई को भी थोड़ा सा सेंसिबली इस पे करना पड़ेगा। अपनी मुश्किलात देखें, जब भी किसी भी पार्टी ने मुश्किलात दूर करना होती है तो उनसे भी थोड़ा सा, सिर्फ जलसे जुलूसों से मामले को हल नहीं कर सकते, मामला फहमी का भी मुजाहरा करना होता है उनकी तरफ से। हाँ जी, बात तो की है ना, जी उन्होंने ये कहा है कि आप हमारी सीट जो है वो वापस करें, जो बनती हैं तो हम आपके लिए ताउन के लिए तैयार हैं आपसे। तो अहमद डोगर साहब का ये जो कहना है ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि देखिए उन्होंने तो जान ही मांग ली, वो कहते हैं ना हमने तो मजाक से कहा था जान दे देंगे, तुमने तो वाकई जान मांग ली, अब सीटें वापस कर देंगे तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो देखिए एक बात निगोशिएशन होती है ना पॉलिटिक्स में, होता ये है कि आपको बहुत सारी चीजें 10 चीजें टेबल पर रखते हैं जिसमें 2-3 करने वाली होती है, 6-7 वो वापस करने वाली होती है। बात यह कि ये चीजें जो हैं ये अब आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों का मुंह से बनेगा ना। एक ब्रेक ले लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर पीटीआई नहीं करती हो, जेयूआई जो है वो स्ट्रीट में प्रोटेस्ट शुरू कर देती है तो फिर आप क्या करेंगे? अच्छा चौधरी साहब, जेयूआई की तरफ से ये बात सुन ले। जेयूआई की जो बात आपने की कि इलामिया नहीं हुआ, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मियाँ साहब से कहा कि मुझे वक्त दें, मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दें, मशवरे का वक्त दें, लेकिन नहीं आप फिक्र ना करें, वो पहले भी हो सकता है। मौलाना साहब तो देखिए वो टाइम बाय करेंगे, मैं शूरा के पास जाऊंगा, शूरा क्या कहती है और वो सारा मामला नहीं। मौलाना साहब ने सर, जब मौलाना साहब शूरा से फोन पे भी मशवरा कर लेते होते हैं, फिक्र ना करें। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन करेंगे। आज जो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो खिताब किया है, किस बात की अक्कासी नज़र आ रही है उनके इस खिताब में, इंतखाब में, वो भी बात करेंगे। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक अहम फैसला आया, इसके ऊपर मैं ज़रूर कमेंट लेना चाहूँगी आप दोनों का। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ जी, वेलकम बैक नाज़रीन। अली अमीन गंडापुर साहब ने जो पहला खिताब किया आज वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद, 3-4 अहम बातें। एक तो उन्होंने अल्टीमेटम दिया है जी कि जो 9 मई के मामलात के ऊपर FIR हैं जिनकी कोई सबूत नहीं मिल सके वो ख़त्म होनी चाहिए। साथ ही साथ इमरान खान साहब की रिहाई का, उनके फ्री एंड फेयर ट्रायल का मुतालबा किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े का मुतालबा किया उन्होंने, और उसके अलावा फिर उन्होंने अवामी फलाह बहबूद के मुख्तलिफ ऐलानात किए हैं। तो इमरान साहब, अली अमीन गंडापुर साहब को जब नामजद किया गया था तो बहुत से लोग इस पर एक खदशे का इजहार कर रहे थे कि ये इमरान खान साहब ने जो नामजदगी की है बेसिकली ये बता रही है कि इमरान खान साहब लड़ाई के मूड में हैं और उन्होंने एक एग्रेसिव अपना जो चीफ मिनिस्टर है उसको नामजद किया है। आज के खिताब से आप समझते हैं कि वही लाइन टो होगी और अली अमीन गंडापुर साहब बिल्कुल हेड ऑन चलेंगे? जी, मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है, मुझे बिल्कुल इस पर 100% यकीन है कि अली अमीन गंडापुर जो है उसी तरह से चलेंगे, हेड ऑन ही रहेंगे। और देखिए, हर बंदे का अपना एक मिजाज होता है
अगर हम अली अमीन गंडापुर की अभी तक की सियासत देखें तो उसमें कहीं भी आपको उस तरह से जोल नज़र नहीं आएगा, उनमें कुछ नरमी नज़र नहीं आएगी। तो ये जो आज भी उनकी तकरीर है उसमें देखें उन्होंने ना सिर्फ ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े का मुतालबा किया, बल्कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी कहा कि जी आप वो करें। मैं समझता हूँ कि ये उनका एक आइनी, कानूनी और जमहूरी हक भी है कि वो किसी से भी, और फिर बतौर वज़ीर आला, एक सूबे के वो वज़ीर आला है, मुंतखब वज़ीर आला है, तो आपको ना सिर्फ ये कि उनको ये हक देना पड़ेगा बल्कि उनकी बात सुनना होगी, उस पर गौर करना होगा और वाकई उसको अहमियत भी देना होगी। अगर आप एक सूबे के वज़ीर आला को या एक सूबे की असम्बली को ये तासुर देंगे कि तुम जो मर्जी करते रहो, हमें उससे सरोकार दीजिए, तो उसका फिर मुल्क पे या जमहूरियत पे कोई बेहतर असर नहीं होगा। ठीक, तो एग्रेसिव पॉलिटिक्स नजर आएगी हमें केपी की। आपको क्या लग रहा है? आज मैंने आपका ट्वीट भी देखा चौधरी साहब, VPN इस्तेमाल करते हुए, तो मैंने आपका ट्वीट देखने में मैं कामयाब हो ही गई। तो ये फरमाइएगा कि आपने तो सराहा कि उनकी तरफ से जो ऐलानात किए गए उनका खैर मकदम किया। कैसे आपको लग रहा है केपी में एक बेहतर हुकूमत डिलीवर कर सकेगी, या फिर आपको लगता है कि कहीं इंतकाम की तरफ ना चले जाएंगे? अली अमीन ने जब मुंतखब होने के बाद जो स्पीच की थी वो मेरी नज़र में बड़ी बैलेंस स्पीच थी। उसमें उन्होंने जो अपने वोटर्स हैं, अपने उनके जो हल्का अहबाब है, वो जो उनका सपोर्टर है, उनका सेंटिमेंट भी कन्वे किया है। उसके साथ साथ उन्होंने गवर्नेंस के इश्यूज के ऊपर भी बातें की हैं और सेहत कार्ड जैसे मंसूबों को दोबारा से स्टार्ट करने का दिया है। उसके बाद उन्होंने अपनी माइंस के ऊपर और नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर बात की है, और साथ साथ में उन्होंने वो मुतालबात किए हैं जैसे 9 मई का है, जिस तरह से एक पूरा सांस है। उन्होंने कहा है कि जो शामिल हैं आप जुडिशियल इंक्वायरी कीजिए और जो शामिल है उनको कानून के मुताबिक सजा दीजिए, लेकिन जो शामिल नहीं है और जिनके खिलाफ सबूत नहीं है उनको सिर्फ इन्वॉल्व करने की खातिर जिस तरह से किया गया है तो उसको वो आप फारिग करें। और पॉलिटिकल लोगों के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर, जिनके ऊपर भी FIRs हैं जिसमें सबूत कोई नहीं है, सिर्फ FIR टारगेट करने के लिए की गई हैं, उनको आप फौरी तौर पे खारिज करें। तो इस तरह की जो बातें उन्होंने की हैं उससे जो तासुर ये हुआ है कि वो क्लियर हेडेड हैं। दूसरा, वो अपने ऑब्जेक्ट उनको पता है कि क्या अचीव करने हैं और किस तरह से करनी है। तीसरा, मुझे ये भी ब्रेवरी और वो बहादुर तो हैं, करेजस भी हैं। देखिए केपी का एक अपना कल्चर है, एक अपना माहौल है, वहाँ पे दबंग आदमी जो है वही कामयाब होता है, दबंग आदमी को पसंद भी किया जाता है। और केपी में जो पीटिया है उसने डिलीवर भी किया है, तो इसलिए तीसरी दफा उनको जो है वहाँ पे मैंडेट मिला। आप अंदाजा लगाइए कि मानसरा में 25,000 वोटों से हारे हैं नवाज शरीफ साहब, जो कि मुस्लिम लीग नवाज के हेड है। लाहौर में भी इससे ज्यादा वोटों से हारे हैं, लेकिन वहाँ पे मैनेज किया गया। लेकिन मानसरा की तो आप देखें स्टैंप भी लगी इदारों के भी इलेक्शन कमीशन की। दूसरा, इलेक्शन कमीशन से उनकी जो मांग है वो PTI की मांग पहले दिन से है इलेक्शन कमीशन से कि आप जिस तरह का इलेक्शन करवाया है और जिस तरह से क्रिटिसिज्म हुई है अंदरूनी तौर पर भी, बैनुल-अक़वामी तौर पर भी, और ये बात इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। तर्जुमानी की है अपने पार्टी वर्कर्स की भी और लीडर्स की भी, और बिल्कुल जो एक जाहिर है एक मखसूस किस्म के हालात का सामना भी रहा है PTI को, तो उसके तनाजुर में उन्होंने उस जख्मों का भी मरहम रखने का बंदोबस्त करना है। अली अमीन गंडापुर को सिर्फ अग्रेसिव देखने वाले शायद मायूस होंगे, वो बड़ा ज़हीन सियासतदान है जो उनको जानते हैं या जिनकी उनके साथ वाकफियत है, वो बड़े समझदार सियासतदान है। और ऐसे नहीं डेरा इस्माइल खान में उन्होंने जो है वो कुंडी उसको और मौलाना साहब को शिकस्त दे के वो आए हैं। तो ये लेट्स होप कि वो क्या इसमें परफॉर्म करते हैं। इधर वज़ीर आला जो मुंतखब हुई हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। इमरान साहब, मरियम नवाज साहिबा ने काफ़ी दौरे भी किए हैं, हंगामी भी, सरप्राइज दौरे, और अब आज उन्होंने रमज़ान पैकेज का भी जो है वो कुछ ऐलान किया है और उस हवाले से भी कुछ बातचीत की है। तो आपके पास कुछ वाकफाने हाल भी है पंजाब हुकूमत के हवाले से? समीना, बात यह है कि हमारे वाकफाने हाल ने तो ये बताया है कि जो फौरी तौर पे अभी पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया ना तकर्रुर और इस पे पाबंदियाँ लगा दिया तकर्रुर और तबादलों पे, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि ब्यूरोक्रेसी में एक हलचल मच गई थी कि नई हुकूमत जैसे ही आए तो लोगों ने हर तरह से सिफारिशें करवाना शुरू कर दी थी कि आप जी हर ब्यूरोक्रेट ये चाहता था कि वो पुरकशिश जगह पे लग जाए, तो उस पर बड़ा प्रेशर था। तो मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने मरियम नवाज के साथ एक मीटिंग की और उसमें उन्होंने बताया, और ख़ास तौर पे उन्हें ब्यूरोक्रेसी के हवाले से
उन्होंने जो है पूरा ब्रीफ किया। और ख़ास तौर पे वहाँ पे मैं ये भी ज़रूर जिक्र करूँगा कि जो कमिश्नर लाहौर हैं मोहम्मद अली रंधावा, उनके बारे में मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं तो इन्हें अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि ये बड़ा अच्छा काम करते हैं तो आप इनको अभी लाहौर में ही रखें। और निगहबान जो आपने कहा 6.7 मिलियन लोगों को जो उनका प्रोग्राम है राशन घर तक पहुँचाने का, और फिर BDD बिजनेस डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट जो है, ये दोनों काम आप इनसे ज़रूर लें। तो मरीम नवाज़ ने असल में अपने चचा के कहने पे ये पाबंदी लगाई है ताकि उस पे ना, हाँ जी, काफी तजर्बा है पंजाब में काम, और ब्यूरोक्रेट्स भी ऐसे हैं जो ज्यादातर मियाँ शहबाज शरीफ के साथ काम कर चुके हैं। तो ये पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है उसके लिए अब कड़ा इम्तहान ज़रूर है कि उन्हें सख्त दिन जो है ना उनके वो आने वाले हैं। और मरीम नवाज जिस एग्रेसिव पेस के साथ जाना चाहती हैं वो रावी अफसरों के लिए कोई इतना चैन नहीं लिख रहा। चलिए वो देखते हैं कि वो सब कुछ दर्शनी होता है या जेन्युइनली ऐसा होता है, वो तो अभी थोड़ा वक्त गुजरेगा तो हम एवेल्युएट कर रहे हैं। अफसरों की इमरान साहब ने बात की है, तो अफसरों के हवाले से ब्यूरोक्रेसी बाज़-औक़ात कैसे इख्तियारात से तजावुज़ करती है। हमने देखा है कि वो फिर शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनते भी नजर आते हैं। ऐसा ही एक मामला इस्लामाबाद के DC की तरफ से भी था, जिस पर आज जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक बड़ा अहम हुक्म सुनाया है, और उन्होंने DC इस्लामाबाद के लिए भी, SSP ऑपरेशंस के लिए भी, SHO के लिए भी सज़ा सुनाई है। और ये मामला था जो उन्होंने MPO के तहत गिरफ्तारियां की, शहरयार आफरीदी और शानदाना गुलजार साहिबा की, उसके ऊपर तौहीन अदालत का उनके ऊपर ये केस चल रहा था, जिसमें आज उन्हें कसूरवार करार दिया गया है। चौधरी साहब, ये बड़ा गैर मामूली सा फैसला था। हम लोग आमतौर पे देखते नहीं है कि इस तरह से किसी को भी लाइन हाजिर किया जाए अफसरान में से, लेकिन आज जस्टिस सत्तार साहब ने बड़ा इम्पोर्टेंट ये फैसला दिया है। आपकी नज़र में इस फैसले पर अमल दरामद होगा? क्योंकि उसके फौरी बाद जो हमने जो इस्लामाबाद पुलिस के हेड का वो देखा मैसेज, तो वो तो कह रहे थे वो अपने ओहदों पर भी रहेंगे, काम भी करते रहेंगे, और हम इंट्रा कोर्ट अपील में बस इसको कलअदम करवा देंगे। नहीं, उसके लिए होती है। और ये जो इस्लामाबाद पुलिस का जो ट्वीट आया है, ये तो कंटेम्प्ट खुद का जो है वो लायबल टू बी कंटेम्प्ट है। ये क्या तरीक़ेकार हुआ? अगर अदालत ने लोगों को जो है अफसरों को डिक्लेयर किया है कि वो मिसकंडक्ट के मुर्तकब है, उसको सजा दी, और आप जो है उसके काउंटर एक ट्वीट कर रहे हैं वो भी VPN इस्तेमाल करते हुए, तो ये मैं समझता हूँ किसी तौर पे भी अप्रिशिएट नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपकी दोनों की इजाज़त से, मरीम नवाज साहबा का भी अपने वालिद की तरह और अपने चचा की तरह ज़्यादा इंसाफ ब्यूरोक्रेसी पे नज़र आ रहा है। अब कल वो यहाँ पे ददोचा डैम जो यहाँ पे पिंडी में बन रहा है नया, वहाँ पे गए हैं, तो वहाँ पे पिंडी से कोई भी MNA और MPA जो नून लीग का है वो साथ में नहीं था, माशा मरीम औरंगजेब के, वो क्योंकि उनकी सहेली भी हैं। तो वो वहाँ पे ये तो मैसेज जो गया है या यहाँ पे जो रीडिंग की है वो ये है कि आपके जो मुंतखब मेंबरान हैं उनकी हैसियत तो वक़्त तो बिल्कुल कोई नहीं है, और ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इन्हीं के साथ वो लेके काम करेंगी। और ये जो वो करना चाह रही हैं, जो पेस वो दिखाना चाह रही हैं, मैं समझता हूँ कि ये ऑब्सोलीट हो गया ये मॉडल, और ये ज़्यादा देर कामयाब नहीं होगा। ये थानों पे जाना, हॉस्पिटलों में जाना, ये वो सारा पुरानी गिमिक्री है। ये मेरा नए तो जो नौजवान हैं या नई नस्ल जो है, नए वोटर्स हो, इससे मुतासर नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल में जल्दी उनको इस पर भी रिव्यू करना पड़ेगा। ये जो उनका प्लान है इस तरह की शोहरत हासिल करने का, ये तो वो कामयाब होता हुआ मुझे नजर नहीं आता। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी उस वक्त बड़ी तनकीद होती है, वो बिल्कुल वही अचानक छापे मारने हैं या पानी आ गया है तो वो बूट पहन के लोग पहन के खड़े हो, वो अब समीना पुराने हो गए काम। अब यहाँ पर लेकिन लोगों को सर अपील भी करते थे, लोग कहते थे भी बड़ी शहबाज स्पीड है। बहुत सारे लोग जो हैं उस पे इतराज करते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किया। हाँ जी, लिहाजा ये भी देखने, उन्होंने तो सियासी तौर पे उन्होंने तो वो कर दें कि जी मैं ये शो करूं कि मैं जो काम कर रही हूँ लोगों के सामने भी आए, तो अच्छी बात है। हमें तो ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह करे हमारे हुक्मरान वाकई ऐसे काम करें कि हम सब लोग मिलकर उनकी तारीफ करें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, यहीं पे बात को समेटते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।